Good afternoon, everyone. Now, the last of the times, we just had been talking about the 7 categories of person under the Income Tax Act. और आप देखो पिछले 3-4 दिनों से अपन बस यही पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स में क्या 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन्स हैं एंड इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म और अब फाइनली HUF भी हम पढ़ चुके हैं. तो एज सच वी हैव स्टडीड 4 कैटेगरी ऑफ पर्सन्स. HUF के बारे में मैंने डिस्कशन तो कल सारा कर लिया था, बट देयर वाज समथिंग विच हैड टू बी रिटन. राइट, आई सेड इट इन द बैच कि हम कुछ चीज़ें लिख लेंगे, तो वो लिखने वाली चीज़ ज़रूर बची है. और मेरा ऐसा कहना है कि ये मैंने तो उसे लिख लिया एक बार. आप ऐसा करो, मैं आई जस्ट सेंड दिस इमेज टू यू इन सम डेज. तो 2-4 दिन में आपको ये जितना भी अभी तक का क्लास का नोट्स है वो सारे मिल जाएंगे. 2-4 दिन वेट करो, आप इसको आराम से फिर लिख लेना. विल गेट दिस एज अ PDF फाइल, तो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट. बाकी बातें जो लिखी है उसको मैं पढ़ जरूर देता हूँ, सो दैट इट इज क्लियर एंड देर इज नो कन्फ्यूजन. हमने जो कल पढ़ा था और वही बात कहीं ना कहीं ये सारी लिखी हुई है. तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, द कंसेप्ट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज अ कस्टमरी लॉ. तो ये शब्द हमने कल पढ़ा था, कस्टमरी लॉ. कस्टमरी लॉ की फिलॉसफी है कि पहले ऐसी परंपरा चली आ रही थी कि परिवार साथ में मिलके बिजनेस करता है, तो इट इज अ कस्टम. इस पर एज सच कोई कानून ज्यादा नहीं था. यह कानून इज अ लॉ ऑफ कस्टम्स, परंपराओं का कानून है. Some provisions of Hindu Succession Act 1956 they govern the HUF. तो ये भी मैंने कल बतलाया था कि एज सच हिंदू सक्सेशन एक्ट तो सक्सेशन का कानून है. इसमें बताया गया है कि किसी की मृत्यु पर उसकी संपत्ति किस प्रकार से ट्रांसफर होती है. हिंदू सक्सेशन एक्ट हालांकि एक सक्सेशन का कानून है, पर हिंदू सक्सेशन एक्ट में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं. सो हिंदू सक्सेशन एक्ट में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं जो HUF से डील करते हैं, ये हमने कहा था. फिर दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, इन इंडिया हिंदू फैमिलीज इंक्लूडिंग सिख, बुद्धिस्ट, मोनार्च, जैन, दे कैन कॉन्स्टिट्यूट HUF. तो HUF इज बेसिकली फॉर हिंदूज एंड सिख, बुद्धिस्ट, मोनार्च, जैन वगैरह ये सब भी हिंदू में आते हैं और इनके भी HUF हो सकते हैं. देयर वर key changes in the concept of HUF by the Hindu Succession Amendment Act 2005. 2005 में बहुत ही मेजर चेंजेस आए थे HUF के कंसेप्ट में. ये भी कल अपनी बात अपन ने कही थी कि वो बेटियों को बराबर का हक है, वो वाला सारा अमेंडमेंट 2005 में आया था. फिर देर आर 3 टाइप्स ऑफ मेंबर्स इन दी HUF. फर्स्ट इज अ मेंबर. Now, who is a member? Any person up to 3 generations by birth or by marriage can become the member of HUF. तो असेसी टैक्स पेयर को हम लोग टैक्स में असेसी भी कहते हैं. उस शब्द की डेफिनेशन भी आगे मैं बताऊंगा. यूजली असेसी शब्द मैं कई बार यूज कर लेता हूँ. असेसी का हिंदी में मतलब होता है करदाता, टैक्स पेयर. तो टैक्स पेयर, असेसी जो भी अपन बोले, तो जो HUF होता है उसमें 3 पीढ़ियों तक मेंबरशिप होती है. तो जो हमारा व्यक्ति है, ओरिजिनल पर्सन, प्लस उसकी नेक्स्ट 3 जनरेशंस तक उसका परिवार चलता है. एनी पर्सन अप टू 3 जनरेशंस बाय बर्थ और बाय मैरिज कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द HUF. अ मेंबर हैज अ शेयर इन द HUF प्रॉपर्टी. तो मेंबर होने का फायदा क्या है कि उसको HUF की संपत्ति में शेयर मिलता है. दैट इज द बेनिफिट ऑफ बीइंग अ मेंबर ऑफ द HUF. फिर दूसरा कैटेगरी ऑफ मेंबर होता है को पार्टनर. को पार्टनर बेसिकली एक प्रिविलेज्ड मेंबरशिप है, ऐसा हमने कहा.
all male members and the daughters in the family are co-partner. A co-partner can demand partition and has a equal share. तो कल हमने वो कंपेयर किया था कि एक मेंबर को जो शेयर मिलता है वो रीजनेबल शेयर मिलता है, पर को पार्टनर को जो शेयर मिलता है वो इक्वल शेयर मिलता है. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल मेंबर एंड अ को पार्टनर. को पार्टनर होने का प्रिविलेज दो हैं, मैंने कल बताए थे कि उनको एक तो बराबर का हिस्सा मिलता है और वो पार्टीशन मांग सकते हैं. फिर कर्ता, कर्ता और द मैनेजर, जनरली द एल्डेस्ट को पार्टनर इज द कर्ता. दैट इज द जनरल प्रपोजिशन. जनरली द एल्डेस्ट को पार्टनर इज द कर्ता. However, with mutual consent, co-partners can appoint any other co-partner as कर्ता. तो वैसे तो eldest co-partner कर्ता होना चाहिए, पर आपसी सहमति से किसी और co-partner को भी वो कर्ता अपॉइंट कर सकते हैं. That is a concept of mutual consent. आपसी सहमति से ऐसा किया जा सकता है. और कर्ता की जो liability होती है वो unlimited होती है. तो ये जो है हम सबको पता है. उसके बाद अगला पॉइंट आया था, टू कॉन्स्टिट्यूट एचयूएफ इन इनकम टैक्स देयर शैल बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स. तो ये इसमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट था, कल मैंने बताया था कि एचयूएफ इनकम टैक्स में कब रिकॉग्नाइज होगा. उसका एक व्यू ये है कि एचयूएफ इनकम टैक्स में तब रिकॉग्नाइज होगा व्हेन देयर आर एटलीस्ट 2 मेंबर्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन इज अ को पार्टनर. तो कम से कम एक को पार्टनर होना चाहिए परिवार में, ये एक व्यू है. दूसरा व्यू ये है कि कम से कम 2 को पार्टनर्स होने चाहिए परिवार में. तो मैंने वो भी लिखा है, आप देखो लिखा हुआ है, हाउएवर सम पीपल आर्ग्यू दैट देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 को पार्टनर्स. तो ऐसा भी एक इंटरप्रिटेशन है, ऐसा भी एक व्यू है जो कुछ लोग लेते हैं. उसके अलावा देयर आर 2 स्कूल्स ऑफ थॉट ऑफ एचयूएफ, दया भाग्य एंड मिताक्षरा. और कल बस ऐसे ही अपन ने बात की थी कि दया भाग्य इज बेसिकली रेलेवेंट फॉर द नॉर्थ ईस्ट बेल्ट ऑफ इंडिया, आसाम, मेघालय, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा. जबकि मिताक्षरा इज द लॉ विच इज प्रिवलेंट अक्रॉस द कंट्री. पूरे देश में मिताक्षरा सिस्टम चलता है. हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है, हिंदू सक्सेशन एक्ट भी मिताक्षरा लॉ के बारे में ही डील करती है. तो इट इज ऑल अबाउट द मिताक्षरा लॉ वी वर टॉकिंग अबाउट एंड वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट. फिर देयर आर सम स्टेट्स विच हैव अबॉलिश्ड द कंसेप्ट ऑफ एचयूएफ. दैट इज ऑल्सो व्हाट वी सेड. कुछ स्टेट्स हैं जैसे केरला का कल हमने एग्जाम्पल लिया था, वहां पर एचयूएफ का कंसेप्ट प्रिवलेंट नहीं था, तो उन्होंने एचयूएफ के कंसेप्ट को अबॉलिश कर दिया है. तो ये सब बातें जो अपन ने कल पढ़ी थी, मैंने उसको क्या किया कि एक लिख दिया सिस्टमैटिकली, सो दैट आप उसको कभी भी रिवाइज कर सके. हालांकि मैंने पहले भी कहा कि एचयूएफ का कंसेप्ट हमारे कोर्स में टैक्स के पेपर में इंटर में नहीं है. वो तो आप ऑलरेडी फाउंडेशन में पढ़ चुके हैं, स्कूल में पढ़ चुके हैं. ये तो जस्ट अपने डिस्कशन के लिए अपन ने एचयूएफ की बातें इतनी सारी की, एक जनरल जानकारी अपन ने रिवाइज कर ली, ऐसा अपन कह सकते हैं. नाउ कमिंग बैक टू द थिंग, because we have completed the concept of HUF, let us get back to the discussion. Now we know that in income tax there are 7 category of persons, and these are the 7 category of persons. Person includes individual, HUF, firm, company, AOP, BOI, local authority and artificial juridical person. इसमें से हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंडिविजुअल, हम पढ़ चुके हैं HUF, हम पढ़ चुके हैं फर्म, LLP एंड हम पढ़ चुके हैं कंपनी. 4 कैटेगरी ऑफ पर्संस हम पढ़ चुके हैं. अभी भी 3 कैटेगरी ऑफ पर्संस बच जाते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्संस एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, नॉट कवर्ड इन एनी ऑफ द फोरगोइंग क्लॉजेस. आज के हमारे डिस्कशन में इनफैक्ट हम ये तीनों कैटेगरी ऑफ पर्संस कवर कर लेंगे बहुत जल्दी से. इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, तो इसको फटाफट से हम कवर कर लेंगे. एंड ये तीनों कैटेगरी ऑफ पर्संस कवर करने के बाद हमारा पर्सन का डिस्कशन टेक्निकली हो जाएगा. वी विल बी कंक्लूडिंग विद दैट. हालांकि 2-3 शब्द और हैं, उनको भी हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे जो पर्सन से ही रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं. तो वो भी अपने नोट्स में दिए हैं, उनको भी अपन देख लेंगे. और इसके साथ अपने 6 में से एक कंडीशन पूरी हो जाएगी. 6 कंडीशन है इनकम टैक्स लगने की, उसमें से एक कंडीशन है देयर शुड बी अ पर्सन. तो ये वाली कंडीशन आज अपनी फाइनली कोशिश करते हैं कि इसको पूरा कर ले. नाउ फोर्थ कैटेगरी, फिफ्थ कैटेगरी ऑफ पर्सन इज एसोसिएशन ऑफ पर्संस
और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ऐसा लिखा हुआ है, मैंने सिर्फ उसको पढ़ा अभी। एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ठीक है, जो लिखा था अपन ने उसको पढ़ दिया। पर अब थोड़ा सा अपन उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं कि इनकम टैक्स एक्ट डज नॉट डिफाइन व्हाट इज एसोसिएशन ऑफ पर्संस। इनकम टैक्स एक्ट डज नॉट डिफाइन व्हाट इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो एक्ट में तो ये नहीं दिया है कि व्हाट इज एओपी व्हाट इज बीओआई। ये भी मैं बता देता हूं कि जनरल क्लॉजेस एक्ट में भी नहीं दिया है व्हाट इज एओपी बीओआई। तो एओपी बीओआई क्या होता है ये हमको कॉमन सेंस में समझना चाहिए, सही है। कॉमन सेंस में एओपी बीओआई क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं, समझो। और कॉमन सेंस इज समथिंग विच इज वेरी सिंपल हियर, association of persons, right? So association of persons is basically, you can say, a group of persons. It is an association, it is a group of persons, नाम ही है association of persons। और दूसरा है body of individuals। body of individuals is basically again a group of individuals। so association of persons, body of individuals, it basically covers a group of people, right? That is what is the simple meaning of it, coming from common sense। in fact क्या होता है कि कंपनी जब हम पढ़ते हैं, कभी स्कूल में आपने पढ़ा होगा व्हाट इज अ कंपनी, तो कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते समय भी आप यही पढ़ते हैं दैट अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस। A company is an association of persons with a common seal and perpetual succession, right? And ये सब बातें आप शायद आपको याद हो, कभी आपने स्कूल में इस तरह से पढ़ा हो। तो बेसिकली एवरी ग्रुप ऑफ पर्सन्स is an association of persons। every group of persons, even a partnership firm is an association of persons, because it is a group of people who have joined together for sharing the profits of a business carried on by all or any one of them, acting for all। so basically association of person एक बहुत ही wider word है और बहुत ही बड़ा word है। it covers basically all types of association of persons, all type of group of people who are doing business together। of course company की एक अलग category है, तो company is a company that will not fall under this category AOP। अब पार्टनरशिप फॉर्म उसकी अलग कैटेगरी है, तो वो फॉर्म की कैटेगरी में आ जाएगा। ये कैटेगरी हम कह सकते हैं एक तरह का रेसिड्यूरी क्लॉज है। ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो साथ में मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, जो कंपनी नहीं है, फॉर्म नहीं है, एलएलपी नहीं है, जिनकी अलग से कोई कैटेगरी नहीं है, तो वो वाले लोग आ जाएंगे अंडर द कैटेगरी ऑफ एओपी और बीओआई। यू कैन से टू सम एक्सटेंट इट इज अ रेसिड्यूरी क्लॉज। it is something which is an open-ended clause, right? This AOP BOI is something which is an open-ended clause। अभी देखो इसका मैं उदाहरण लेता हूं just to demonstrate कि इसमें कौन लोग आ सकते हैं। तो जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी। A cooperative society is basically a group of people। कुछ लोगों ने साथ में मिलके कोई एक्टिविटी करने का प्लान किया, not for profit, they are doing it not for profit, but yes they are doing some activity। साथ में मिलके स्कूल चला रहे हैं, कॉलेज चला रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, या कोई और तरह का चैरिटेबल या कोई कॉमन वर्क कर रहे हैं। तो दैट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका रजिस्ट्रेशन एक अलग एक्ट में होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट पे। कोऑपरेटिव सोसाइटी इनकम टैक्स में टैक्सेबल है, पर किस कैटेगरी ऑफ पर्संस में आएंगे, दैट इज अ क्वेश्चन। कोऑपरेटिव सोसाइटी इनकम टैक्स में किस कैटेगरी ऑफ पर्संस में आएंगे, तो उसका एक स्टैंडर्ड जवाब है कोऑपरेटिव सोसाइटी विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एओपी बीआई, राइट? दिस इज द कैटेगरी। इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल who are doing the business, whatever business they are doing the activity together। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इसका एक उदाहरण हो सकता है। इसका उदाहरण कोई ट्रस्ट हो सकता है। इसका उदाहरण हो सकता है हस्बैंड वाइफ और बच्चे मिलके साथ में मिलके कोई दुकान चला रहे हैं। हस्बैंड वाइफ मिलके साथ में दुकान चला रहे हैं, या दो भाई मिलके दुकान चला रहे हैं। इट इज नॉट एन एचयूएफ, ठीक है? देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट, दो भाई हैं साथ में मिलके दुकान चला रहे हैं।
और ये HUF का कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ पर। अब ये जो दो भाई साथ में मिलकर दुकान चला रहे हैं, दे विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ AOP BOI, राइट। उनकी एक्टिविटी साथ में मिलकर कर रहे हैं, कोई पार्टनरशिप फॉर्म भी नहीं बनाई उन्होंने। तो जब पार्टनरशिप फॉर्म नहीं बनाई, जब LLP नहीं बनाई, कंपनी नहीं बनाई, तो कौन सी कैटेगरी ऑफ पर्सन होगी? और उसका स्टैंडर्ड आंसर है द कैटेगरी ऑफ पर्सन विल बी AOP BOI। कोई क्लब है, राइट, एनी सॉर्ट ऑफ अ क्लब, और यू कैन से हेल्थ क्लब है, जैसे कोई भी क्लब हो सकता है, तो दैट इज एन AOP, अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये कुछ उदाहरण है AOP BOI के। AOP BOI इज बेसिकली एनी ग्रुप ऑफ पीपल जो साथ में मिलके कोई बिजनेस कर रहे हैं, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है, इट इज इररिलेवेंट। लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होता है, कोई क्लब है, हो सकता है उसका रजिस्ट्रेशन होता हो या नहीं भी होता हो, तो हमको इससे भी मतलब नहीं है कि उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। एनी ग्रुप ऑफ पीपल हु आर वर्किंग टुगेदर, they are doing business together, we will say that that is an AOP BOI। इनकम टैक्स में इस तरह की AOP BOI अलग से एक टैक्सेबल एंटिटी है, इन पर अलग से इनकम टैक्स लगेगा। तो क्लब्स है, या आप कह सकते हो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई ट्रस्ट है, कोई भी तरह का, दो भाई मिलके साथ में बिजनेस कर रहे हैं, तीन लोगों ने मिलके जॉइंट वेंचर कर लिया, और जॉइंट वेंचर में वो कोई साथ में एक्टिविटी कर रहे हैं, राइट, दैट इज समथिंग विच इज एन AOP BOI, वेयर देयर इज कॉमनिटी ऑफ इंटरेस्ट, कॉमनिटी ऑफ इंटरेस्ट, राइट, सबका साथ में मिलके व्यापार करने का एक कॉमन इंटरेस्ट से वो एक्टिविटी कर रहे हैं, तो दैट इज एन AOP BOI, दैट इज सिंपल। कई लोग AOP और BOI में थोड़ा डिफरेंशिएशन भी करते हैं, वो डिफरेंशिएशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स में 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन है, और अगर मैं कहूंगा AOP है तो भी वही कैटेगरी ऑफ पर्सन है, BOI है तो भी वही कैटेगरी ऑफ पर्सन है। जनरली हम लोगों को अलग अलग कैटेगरी में क्यों बांटते हैं? इसलिए बांटते हैं क्योंकि हर कैटेगरी ऑफ पर्सन की इनकम और टैक्स कैलकुलेशन के फॉर्मूला अलग हैं। कंपनी का इनकम कैलकुलेशन का फॉर्मूला अलग है, फर्म का इनकम कैलकुलेशन का फॉर्मूला अलग है, इंडिविजुअल का इनकम कैलकुलेशन का फॉर्मूला अलग है। हर कैटेगरी का इनकम कैलकुलेशन का फॉर्मूला अलग है, बट AOP और BOI तो एक ही है ना, एक ही कैटेगरी है। तो AOP बोलो या BOI बोलो, the category of the person is same, we will have the same formula for calculation of income and tax, so it doesn't matter literally कि वो AOP है या BOI है, बट हाँ कुछ लोग डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करते हैं, और वो डिफरेंशिएशन बहुत ही सिंपल हो सकता है। वन ऑफ द डिफरेंसेस, AOP is an association of persons, so it is a group of persons, and persons can be natural and artificial persons। तो कंपनी भी मिलके AOP बना सकती है, एक इंडिविजुअल एक कंपनी भी AOP बना सकते हैं, बिकॉज इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस। जबकि दूसरा नाम है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो यहां पर केवल इंडिविजुअल्स ही मिलकर साथ में बिजनेस कर सकते हैं। यहां जो ग्रुप है दैट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट। थोड़ी ओवरलैपिंग हो सकती है, कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल साथ में मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तो कोई कह सकता है साहब ये BOI है क्योंकि ये तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है। कोई दूसरा कह सकता है साहब ये AOP है क्योंकि यहाँ पर नेचुरल पर्संस मिलके साथ में बिजनेस कर रहे हैं। तो थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग यहाँ चल जाती है। फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि इनकम टैक्स में द कैटेगरी ऑफ पर्सन इज सेम, AOP एंड BOI, it is the same category। Any group of people who are doing the business together, they are covered under the category of AOP BOI। Any group of individuals who are doing the business together, they are covered in the category of AOP BOI। That is it। तो ये हो गया AOP BOI कैटेगरी खत्म। AOP BOI पर भी इनकम टैक्स लगेगा बिकॉज इट इज अ पर्सन, और इनकम टैक्स लगेगा इन दी कैटेगरी ऑफ AOP BOI। अब अगली कैटेगरी ऑफ पर्सन पे हम आते हैं, और अगली कैटेगरी ऑफ पर्सन हमारे सामने है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी पर भी इनकम टैक्स लगेगा। हमारा एक स्टेटमेंट है, बैच के शुरू में मैंने कहा किसी को नहीं छोड़ेंगे, तो सब पे इनकम टैक्स लगाना है, अपने को छोड़े क्यों?
तो लोकल अथॉरिटीज पर भी इनकम टैक्स लगेगा। अब लोकल अथॉरिटी क्या होती है ये समझो। व्हाट इज अ लोकल अथॉरिटी? राइट, लोकल अथॉरिटी वर्ड की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में दी गई है, तो वही लोकल अथॉरिटी होती है। और लोकल अथॉरिटी की जो डेफिनेशन दी गई है इनकम टैक्स में, उसमें 3 तरह की अथॉरिटीज कवर होती है। शहरों में क्या होता है, अपने देश में हमारे संविधान में उन्होंने ऐसा किया है कि दे हैव डिवाइडेड in our constitution, they have divided all into 3 categories। शहरों को 3 तरह से डिवाइड किया है। क्या हम कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के एंगल से उन्होंने प्रोविंसेस या लोकल लेवल पे 3 क्लासिफिकेशन किए हैं। एक होते हैं शहर, शहरों में जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है, सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती हैं, वो जनरली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस एंड म्युनिसिपैलिटीज होती है। राइट, इंदौर जैसे है अपना, तो इंदौर में है इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ऐसे हर शहर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, कई जगह म्युनिसिपैलिटी होती है। ठीक है। दूसरा होता है विलेजेस, तो विलेजेस में होती है पंचायत। और तीसरा होता है एडमिनिस्ट्रेशन के एंगल से लोकल लेवल पे ऐसा एरिया जो मिलिट्री के कंट्रोल में आता है। राइट, देयर इज सम एरिया विच कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ मिलिट्री। उस एरिया में होता है कैंटोनमेंट बोर्ड। जो कैंटोनमेंट एरिया होता है, कैंटोनमेंट का हिंदी में मतलब होता है छावनी। ठीक है, तो अपन सुनते हैं कई बार ट्रैवल करते हैं तो ट्रेन में भी आता है कि आगरा कैंट आ गया, तो बेसिकली दैट इज अ कैंटोनमेंट एरिया वेयर इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मिलिट्री। तो जो छावनी है, मिलिट्री एरिया है, वहां पर उनका एक बोर्ड होता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होता है वहां पर, और वो उसका नाम होता है कैंटोनमेंट बोर्ड। तो ये जो 3 हैं ये कहलाते हैं लोकल अथॉरिटी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्युनिसिपैलिटी, पंचायत and cantonment board, they are local authority, and because they are local authorities, they are liable for income tax। पंचायतों पर भी इनकम टैक्स लगेगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस पर भी इनकम टैक्स लगेगा, और कैंटोनमेंट बोर्ड्स पर भी इनकम टैक्स लगेगा जो मिलिट्री के हैं, उन पर भी इनकम टैक्स लगेगा। और आप बोलोगे सर ये तो एक्चुअली सरकार का हिस्सा है। सरकार मतलब क्या खुद पे टैक्स लेना चाह रही है? ये तो बेसिकली समवेयर इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इस पे थोड़ी इनकम टैक्स लगना चाहिए। मेरा कहना है इस पर भी इनकम टैक्स लगेगा। कानून में लिखा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, यही सही है, यही न्याय है। आपको गलत लगे तो भी यही सही है, कानून ऐसा कहता है, इन सब पे इनकम टैक्स लगेगा। हाँ, सरकार अपनी जेब से ही पैसा मांग रही है, उनने कहा मांगेंगे, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो पैसा मांग रही है। ये जो है ये लोकल लेवल की गवर्नमेंट होगी, कोई भी होगा सब लगेगा भी। उनने कह दिया लगेगा। फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है तो भी लगेगा। उनने कह दिया बात खत्म, टैक्स लगेगा, खत्म। आगे कभी पढ़ाऊंगा कि शायद इनको इनकम टैक्स में कुछ एग्जम्पशन होगा, शायद, पता नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पे टैक्स नहीं लगता। ये अपन ने उस दिन कहा था पिछले किसी लेक्चर में कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पे टैक्स नहीं लगता है, जैसे कि डिफेंस डिपार्टमेंट या पोस्टल डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उन पे टैक्स नहीं लगता है। उस दिन भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पे टैक्स नहीं लगता, पर लोकल अथॉरिटी पे टैक्स लगता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब देयर इज नो चेंज माय स्टेटमेंट। गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस पे टैक्स लगता है, उस दिन मैंने ये भी कहा था, लाइक आईडीबीआई, आईएफसीआई एंड एलआईसी ऑफ इंडिया, दे आर कंपनीज, राइट। बिल्कुल, सेंट्रल गवर्नमेंट पे टैक्स अगर लग जाएगा तो सच में उनकी इनकम पे उनको ही टैक्स लगेगा, तो अपनी एक जेब से पैसा निकाल के दूसरी जेब में रखने से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा इनकम टैक्स जो इनकम कमा रहा है उस पर भी इनकम टैक्स लगाओ। तो इनकम टैक्स को 15 लाख करोड़ का इनकम टैक्स मिला, उस पर 5 लाख करोड़ का इनकम टैक्स लगा दो, तो कोई मतलब तो निकलेगा नहीं, क्योंकि अपनी जेब से निकाल के उनको अपनी जेब में रखना है। पर यहाँ पर चीजें अलग हैं।
यहां पर इनकम टैक्स इन सब पे लगेगा, टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा। आपको गलत लग रहा है तो भी लगेगा, तो आई कैन नॉट हेल्प। इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इंदौर नगर निगम सुना हो कभी आपने? हर शहर में होता है, हर शहर में होता है। बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, कई लोगों के मकान भी तोड़ के आ जाते हैं वो बिना परमिशन के, ठीक है। बहुत ट्विटर पे ज्यादा लिखोगे तो मकान तोड़ देंगे, तो होता है, ऐसा हो जाता है कई बार। हाँ जी, हाँ। देखो, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कुछ शहर में होता है, कुछ समय पर कई जगह पे म्युनिसिपैलिटी होता है। कहाँ क्या होता है, डिफरेंस होता है। एक ऑटोनॉमस होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो, तो इंडिपेंडेंट स्टेटस दिया। म्युनिसिपैलिटी समवॉट अ पार्ट ऑफ द लोकल लेवल ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। सब पे टैक्स लगेगा। क्या होता है, जो शहर बड़े हो जाते हैं ना, उन शहरों में कॉरपोरेशन बना देते, इंडिपेंडेंट एंटिटी क्रिएट कर देते हैं। छोटे शहर होते हैं, जनरली दे रन ऑन अ म्युनिसिपैलिटी कंसेप्ट। यू हैव टू स्टडी वन लॉ, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट, हर स्टेट में होती है, तो आप चाहो तो पढ़ लेना फुर्सत जब आपको मिले। उससे आपको थोड़ी जानकारी मिल जाएगी कि क्या होता है कहाँ पर। गांव क्या होता है, गांव में पंचायत होती है, फिर पंचायत भी 25 तरह की होती है, तो सब आपको मिलेगा जानकारी। उसका कानून है अलग से। इनकम टैक्स में अपने को इस सबसे झंझट नहीं है। चलो, चलो अभी ये हो जाती है। अब आगे अगली बात पर आते हैं अपन। अभी मैंने ये कह दिया आज कि लोकल अथॉरिटीज को इनकम टैक्स लगेगा, और लोकल अथॉरिटी में ये तीन आ गए, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, कह दिया मैंने। आज से करीबन 20 दिन बाद मैं कहूंगा कि देखो मैंने कहा था लोकल अथॉरिटीज पर्सन है और उन पर इनकम टैक्स लगेगा, पर शायद उनकी कुछ इनकम एग्जम्प्ट हो जाती है। वो एक अलग चैप्टर है जिसमें मैं बताऊंगा कि लोकल अथॉरिटीज की कुछ इनकम एग्जम्प्ट होती, तब शायद आपको वो बात ज्यादा रैशनल लगे कि हाँ इन पर टैक्स लगना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो, अब अगली बात आती है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन नॉट कवर्ड इन एनी ऑफ द अफोरसेड क्लॉजेस। ये जो क्लॉज है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये बेसिकली एक रेसिडियोरी क्लॉज है। मतलब आखिरी का ऐसे ही क्लॉज दे दिया, ओपन एंडेड, और इसमें कवर होते हैं आर्टिफिशियल पर्संस। दैट इज द कीवर्ड हियर, आर्टिफिशियल पर्संस। कॉमन सेंस में पर्सन दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। ये तो कॉमन सेंस में दो ही पर्सन होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन तो इंडिविजुअल हो गए, उन पर तो इनकम टैक्स लग ही गया। आर्टिफिशियल पर्सन में से भी कुछ पर्सन को अलग से उन्होंने लिख दिया, कंपनी एलएलपी को फॉर्म में लिख दिया, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं उनको एओपी बीओई में लिख दिया। तो कुछ आर्टिफिशियल पर्संस को तो उन्होंने अलग से लिख ही दिया, उन्होंने कह दिया कि हाँ ये पर्संस हैं और इनको इनकम टैक्स लगेगा। पर अभी भी कई सारे और आर्टिफिशियल पर्सन बचे हो सकते हैं, क्या उन पर इनकम टैक्स लगेगा? दैट इज द क्वेश्चन। उसका जवाब ये रेसिडियोरी क्लॉज देता है, किसी को नहीं छोड़ेंगे, आर्टिफिशियल पर्संस पर इनकम टैक्स लगा। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है, जैसा कि हमने उस समय पढ़ा था, आर्टिफिशियल इज पर्सन इज बेसिकली एनी सेपरेट लीगल एंटिटी, एनी एंटिटी विच इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो यहां पर ऐसा कहा गया है इस कैटेगरी में, जो भी आर्टिफिशियल पर्संस हैं जो किसी और क्लॉज में नहीं कवर हो पाए, जैसे कंपनी वगैरह तो दूसरे क्लॉज में कवर हो गए, बाकी कोई ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन जो किसी और क्लॉज में नहीं कवर हो पाया, वो आर्टिफिशियल पर्सन कवर होगा इन दिस एजेपी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। तो दिस इज द रेसिडियोरी क्लॉज विच कवर्स ऑल टाइप ऑफ आर्टिफिशियल पर्संस। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सर इसका कोई एग्जाम्पल दे दो, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के क्या आर्टिफिशियल पर्सन जो किसी क्लॉज में नहीं कवर हुआ, ये क्या है? तो देखो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, समझना।
One of the example of this can be a university. Any university, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी है अपने इंदौर में, ऐसे कई सारी, राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय है, तो कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो सकती है, सेज यूनिवर्सिटी, पीपल्स यूनिवर्सिटी, अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज आर देयर नाउ. यूनिवर्सिटी जो कोई भी बनती है, वो यूनिवर्सिटी को बनाने का एक कानून होता है और हर स्टेट में होता है. जैसे मध्य प्रदेश में है एमपी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक्ट, और ऐसे हर स्टेट में होता है. और कई यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट ऑर्डर से भी बनती हैं, लाइक राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, दैट इज मेड अंडर सम गवर्नमेंट एक्ट, की एक एक्ट है उसके अंतर्गत वो बनी है. तो कोई भी यूनिवर्सिटी जब बनती है तो बेसिकली वो का एक कानून है, जैसे मैंने बताया प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक्ट या कोई कानून है, उस कानून में लिखा रहता है कि यह यूनिवर्सिटी एक सेपरेट लीगल एंटिटी रहेगी. तो लाइक आई से कि मान लो राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय आरजीपीवी यूनिवर्सिटी बनी. आरजीपीवी यूनिवर्सिटी जिस भी लॉ में बनी होगी, उस लॉ में ऐसा लिखा है, लिखा होगा 100% that this university will be a separate legal entity. It can hold property in its name. It can sue, it can be sued. जो भी सेपरेट लीगल एंटिटी वाले कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो लिखे रहते हैं. इसी तरह से कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जैसे पीपल्स यूनिवर्सिटी, तो जो यूनिवर्सिटी बनाने का कानून है, जो भी कानून है अपने कोर्स में नहीं है, पर जो भी कानून है उसमें लिखा होगा 100% that this university will be a separate legal entity. It can hold property in its name. It can sue and it can be sued. तो ये सब चीजें लिखी रहती है. Now university is a separate legal entity. It is an artificial person. It is not a company because it is not registered under Companies Act. It is not an LLP. It is not registered under LLP Act. It is not a partnership firm. It is not an association of person. कोई ग्रुप ऑफ पीपल भी नहीं है. जनरली यूनिवर्सिटी क्या होता है कि एक ही इंस्टीट्यूशन बनाता है, तो ये कोई ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है, कोई एओपी बीओआई नहीं है, कोई लोकल अथॉरिटी नहीं है, किसी भी कैटेगरी में नहीं आता. तो फिर इसकी कैटेगरी क्या? एंड वी हैव द कैटेगरी एजेपी, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन. उस कैटेगरी में यूनिवर्सिटी आएंगी. इट इज अ एजेपी. ठीक है, ये एक उदाहरण हुआ. दूसरा उदाहरण हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज. पॉलिटिकल पार्टीज जो बनती हैं वो एक एक्ट के अंतर्गत बनती हैं. उस एक्ट का नाम होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंतर्गत ऐसा दिया हुआ है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है. तो अपने को लगा कि अपने को भी पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, तो हम चाहे तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं. जब हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं और उसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में रजिस्टर करते हैं, जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में रजिस्टर होती है, उस समय रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कहता है कि दिस पॉलिटिकल पार्टी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. इट कैन स्यू, इट कैन बी स्यूड. जैसे अभी मान लो बीजेपी, राइट, और कांग्रेस, तो अभी ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ये कॉन्स्टिट्यूट हुई और अपन ने उसको रजिस्टर कर लिया. जैसे ही वो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर हुई, इट बिकेम अ सेपरेट लीगल एंटिटी. It is under the Representation of Peoples Act. It became a separate legal entity. और वहाँ लिखा हुआ है कि it can hold property in its name, it can sue, it can be sued, etc. etc. तो ultimately ये जो political party है, ये separate person तो हो गया, separate legal entity तो हो गया, पर income tax में किस कैटेगरी में टैक्स होगा? That was some of the question कि income tax में किस कैटेगरी में टैक्स होगा. उसका जवाब ये था कि साहब वो कंपनी तो है नहीं, कंपनीज एक्ट में नहीं बनी है, फॉर्म नहीं है, एलएलपी नहीं है, एओपी नहीं है, तो फिर इनकम टैक्स में क्या होगा? सो वी हैव द कैटेगरी ऑफ एजेपी. सो अ पॉलिटिकल पार्टी वुड बी कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ एजेपी. ऐसे बहुत सारे अलग अलग उदाहरण हो सकते हैं, राइट. बहुत सारी कोई भी एंटिटी हो सकती है जो सेपरेट लीगल एंटिटी और किसी और कैटेगरी में नहीं आ रही, तो उसके लिए ये रेसिडियरी कैटेगरी है एजेपी.
ICAI या तो कंपनी हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट एक्ट के अंतर्गत जो बनते हैं कॉरपोरेशंस वो कंपनी होते हैं। पर अगर आप कहोगे ICAI कोई कॉरपोरेशन तो है नहीं, तो वो फिर इसमें आ जाएगा AJP में। मतलब मेरे को प्रिसाइजली इसलिए नहीं पता है क्योंकि ICAI इज नॉट माई क्लाइंट, सो आई डोंट नो राइट व्हाट हैपेंस। तो उन्होंने कभी कंसल्टेशन लिया नहीं मुझसे, ले लेते तो मैं पता करता थोड़ा। बाकी यस, अगर वो कवर होगा तो शायद इस कैटेगरी में कवर होगा। ऐसे ही एक एग्जाम्पल बुक्स में आपको अक्सर मिलेगा कि साहब दिस इज अ AJP एंड दैट एग्जाम्पल इज DTs। बुक्स में ये एग्जाम्पल, ये क्या होता है बताता हूँ। तो बुक्स में एग्जाम्पल दिया रहता है अक्सर की फंक्शन, और बुक्स में एग्जाम्पल दिया रहता है कि DTs आर a separate legal entity and DTs are covered in the category of AJP। DTs मतलब हिंदी में होता है देवी देवता, भगवान। तो भगवानों को भी नहीं छोड़ा, मैंने कहा किसी को नहीं छोड़ेंगे, तो देवी देवताओं को भी इनकम टैक्स लगेगा एंड देवी देवता कवर होंगे इन द कैटेगरी ऑफ AJP। अब ऐसा मत सोचना कि सच में देवी देवताओं को टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स में इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा हम यमराज को टैक्स करेंगे, ठीक है, पैसा होगा उनके पास, या धन कुबेर के पास बहुत पैसा है, चलो इनकम टैक्स लगाएंगे, तो वहां जाके वापस नहीं आ पाएंगे, वो प्रॉब्लम ये है। तो ये पक्का है उनको तो टैक्स नहीं लगने वाला है, उनकी बात कर भी नहीं रहे अपन। हम जो बात कर रहे हैं बेसिकली मंदिरों की बात कर। कई सारे मंदिर होते हैं जो ट्रस्ट में होते हैं, जैसे तिरुपति ट्रस्ट है ना, तो जो ट्रस्ट में होते हैं वो ऑलरेडी टैक्सेबल हो गए इन दी कैटेगरी ऑफ AOP BOI, तो वो ऑलरेडी टैक्सेबल है। यहाँ जो आए बेसिकली वो अनरजिस्टर्ड मंदिर आ गए, छोटा सा कोई पेड़ के नीचे अपने ने मंदिर बना दिया, ठीक है, एक मूर्ति रखी, कलेक्शन चालू हो गया अभी सब। तो अभी इस तरह का जो मंदिर है जो एज सच रजिस्टर्ड नहीं, वो मंदिर पर इनकम टैक्स लगेगा अंडर द कैटेगरी ऑफ AJP। वो मंदिर इनकम टैक्स में दे रिकॉग्नाइज इट एज अ सेपरेट एंटिटी एंड टैक्स इट अंडर द कैटेगरी ऑफ AJP। उनकी इनकम कितना कमाया ये पता कैसे चलेगा? देखो तो ये तो सभी लोगों के केस में है। पूल की इनकम पता कैसे चलेगी? आपका क्वेश्चन ये हो सकता है, या मैं कितना कमा रहा हूं ये तो मुझे पता है, इनकम टैक्स वालों को कैसे पता चलेगा? ऐसे जनरल क्वेश्चन है, बस ऐसा दिल पे मत ले लेना। तो क्वेश्चन है कि कोई भी व्यक्ति कितना कमा रहा है वो कैसे पता चलेगा, मंदिर कितना कमा रहे हैं वो कैसे पता चलेगा, आगे आएगा पता कैसे चलेगा। दैट इज अ क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू एड्रेस इट समटाइम्स। पुजारी को सैलरी मिलती होगी, पुजारी अलग हैं और पुजारी जी जो हैं वो इंडिविजुअल हैं, उनको सैलरी पे टैक्स लगता है। कुछ मंदिरों में नहीं मिलती तो वहां इनकम ही नहीं होती, इनकम नहीं होती पुजारी जी की, तो उनको टैक्स भी नहीं लगता। कुछ मंदिरों में ज्यादा इनकम होती है, वहां ज्यादा टैक्स लगता है। सिद्धि विनायक मंदिर है मुंबई में, और वहां पर मंदिर में बहुत चढ़ावा आता है, मंदिर के सामने कुछ भिखारी होते हैं, उनको भी बहुत सारा चढ़ावा मिल जाता है, और उनको भी इनकम टैक्स लगेगा क्या? हाँ लगेगा। तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, हमको कोई मतलब नहीं आप कैसे कमा रहे हो, हम तो किसी को नहीं छोड़ते, इनकम टैक्स लगेगा, बिल्कुल इनकम टैक्स लगेगा, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। किस कैटेगरी? वो भिखारी इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल्स आर लाइबल फॉर इनकम टैक्स, ठीक है। दैट इज नॉट आर्टिफिशियल पर्सन, दैट इज अ नेचुरल पर्सन ना, तो उस कैटेगरी में टैक्स लगेगा। तो ये कुछ उदाहरण है, ऐसी कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट बन नहीं सकती आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन की, ये सिर्फ उदाहरण है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। यस प्लीज। पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज को AOP के अंडर क्यों नहीं लेते, आपका ऐसा कहना
अभी ठीक है। आपका क्वेश्चन था कि पॉलिटिकल पार्टी को एओपी बीओआई में क्यों नहीं लेते, क्योंकि देखो पॉलिटिकल पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उससे ये पता चलता है कि इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी अंडर दी दैट एक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, so the better category they find it is AJP. एक क्वेश्चन ये ऑनलाइन, सर पता कैसे चलेगा कि कितना कमा रहे हैं वो लोग, अभी आपने जैसे पूछा था मैंने कहा मैं जवाब दूंगा कि पता कैसे चलेगा कितना कमा रहे हैं। ये तो सबके लिए मतलब इट इज फॉर एवरीबडी कि पता कैसे चलेगा कि कौन कितना कमा रहा है, उसका है डिस्कशन इनकम टैक्स। चलो ये हो जाता है। एक दो क्वेश्चन है कि पहले भी मैंने एड्रेस किए थे कि नाबार्ड को किस कैटेगरी में टैक्स लगेगा, और ऐसे क्वेश्चंस पहले भी आए थे, तो उसका मैंने क्लियरली जवाब ये दिया था कि मुझे नहीं पता, ये यही मैंने जवाब दिया था, बिकॉज उनका जो कानून है जिसमें वो बने हैं वो अपने को स्टडी करना पड़े, क्या वो किसी एक्ट में बने हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी हैं, क्या है वो, अपन डायरेक्टली ऐसा नहीं जवाब दे सकते बोलचाल में। इज अ मैटर ऑफ रिसर्च। इनकम टैक्स में मैंने दो चीजें बताई थी, एक तो इनकम टैक्स है जो एज अ स्टूडेंट अपन पढ़ रहे हैं, और एक इनकम टैक्स इज अ मैटर ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च का जब मैटर आता है तो पिन पॉइंटेड इशू आता है कि साहब ये इंस्टीट्यूट है, अब बताओ किस कैटेगरी में है। उतना क्या है कि उसके लिए आपको स्टडी चाहिए, उस सब्जेक्ट की स्टडी, उस केस की भी चाहिए कि वो क्लाइंट जो है जैसे नाबार्ड है वो किस कैटेगरी में आएगा, क्या होगा उसमें, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है उसका, वो सब स्टडी करके ही हम उसका जवाब दे सकते हैं। डोंट गो इनटू इट कि साहब ये वाला इस पे किस कैटेगरी में टैक्स लगेगा, उतना प्रिसीशन पे एग्जाम के लेवल से नहीं है वो। चलो ये बात होती है। अब हो गया 7 कैटेगरी ऑफ पर्संस फाइनली, एंड व्हाट आई विल टेल यू इज इन इनकम टैक्स द 7 कैटेगरी ऑफ पर्संस which are given, they cover everybody. Everybody is liable for income tax except central government and state government department. एज सच उसके अलावा आप देखोगे कि सब पर इनकम टैक्स लगता है, कोई को नहीं छोड़ा है, सब इनकम टैक्स के लिए लाइबल है। एवरीबडी इज लाइबल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, देखो मैं एक चीज और बता देता हूँ बिफोर आई मूव इनटू द फर्दर डिस्कशन। आप क्या होगा, कई बार आप दूसरे लॉ जब पढ़ोगे, जैसे जीएसटी पढ़ोगे, जीएसटी अपने कोर्स में है इंटर में, तो जब आप जीएसटी पढ़ोगे तो जीएसटी भी पर्सन्स पर लगता है। तो इनकम टैक्स में जो आपने मेहनत कर ली कि हु आर पर्सन्स, वही आपको जीएसटी में भी हेल्प करेगा, राइट? वो आपको जीएसटी में हेल्प करने वाला है, क्योंकि मोटा मोटा ऐसी डेफिनेशन है वहां भी, दीज आर ऑल लाइबल फॉर जीएसटी ऑल्सो, so that is going to help you there also. Now once we are done with who are persons, the second thing which comes out is the concept of assessee. अपने नोट्स में this is the place, page number 3, where you will find two words given. One is assessee and another is some representative assessee concept, और बल्कि एक और दिया हुआ है जो होता है डीम्ड assessee। ठीक है, 3 शब्द हैं। पहले मैं आपको ये शब्द डिफाइन करने की कोशिश करता हूं, व्हाट इज एन असेसी। असेसी क्या होता है? असेसी शब्द बहुत ही पॉपुलर होता है टैक्स लॉ में, और बेसिकली असेसी शब्द का जो मतलब होता है कॉमन सेंस में वो होता है करदाता, टैक्स पेयर। पर हम लोग अक्सर ये वर्ड बहुत मतलब लूजली यूज करने वाले हैं अपने डिस्कशन में, तो इसकी डेफिनेशन क्या है वो समझ लो। इनकम टैक्स एक्ट में दिया हुआ है असेसी मीन्स, डेफिनेशन इज एग्जॉस्टिव, तो जो डिफाइंड है बस वही असेसी, जो लिखा है वही असेसी है। अब असेसी मीन्स, और इसमें 4 पॉइंट्स दिए ए बी सी डी, और चारों पॉइंट चालू होते हैं विथ वन वर्ड विच इज अ पर्सन। तो असेसी होने की पहली प्री कंडीशन ये है दैट इट शुड बी अ पर्सन। असेसी वही हो सकता है, टैक्स पेयर वही हो सकता है जो पर्सन। अब चारों पॉइंट अपन समझते। पहला, a person by whom any tax or
अदर सम ऑफ मनी इज पेएबल अंडर दिस एक्ट। तो ऐसा व्यक्ति जिसको इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत टैक्स या कोई और अमाउंट जैसे ब्याज, पेनल्टी, टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, है ना, नाम तो पता है अपने को, टीडीएस का फुल फॉर्म पता है। होता क्या है, ये एक चैप्टर है, मैं बताऊंगा मैं कि टीडीएस क्या होता है। तो कोई भी अमाउंट इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत अगर मेरे द्वारा कोई अमाउंट पेएबल है तो इनकम टैक्स में मुझे कहा जाएगा असेसी। इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत अगर मेरे द्वारा कोई अमाउंट पेएबल है तो मैं करदाता हूं। वो टैक्स हो, ब्याज हो, पेनल्टी हो, कुछ भी हो, एनीथिंग इफ इट इज पेएबल अंडर द एक्ट आई एम एन असेसी। ये सिंपल है। दूसरा पॉइंट, अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम प्रोसीडिंग्स अंडर एक्ट आर अंडरटेकन। ऐसा व्यक्ति जिस पर इनकम टैक्स में कोई कार्रवाई चल रही है, प्रोसीडिंग्स मतलब कोई कार्रवाई, कोई केस चल रहा है उसका, तो ऐसा व्यक्ति जिस पर इनकम टैक्स में कोई केस चल रहा है उसे हम असेसी कहते हैं। अभी समझो, जैसे मान लो मैंने ये सोच लिया, मन में सोच लिया कि मैं मुझ पे इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं तो देखो कितना अच्छा काम कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ और बहुत ही अच्छा काम है, पैसे लेता हूँ उसमें क्या है, पर स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ एंड देयरफॉर इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, हम जैसे अच्छे लोगों को तो इनकम टैक्स नहीं लगता, और वो भी टैक्स के ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, देश के लिए तो मतलब कितनी अच्छी चीज है। ऐसा मैंने मन में सोच लिया और मैंने ये सोचा साहब मेरे को तो इनकम टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, मैंने टैक्स नहीं भरा, मेरे हिसाब से नो अमाउंट इज पेएबल बाय मी, मेरे हिसाब से नो अमाउंट इज पेएबल बाय मी अंडर इनकम टैक्स एक्ट। पर इनकम टैक्स वालों को ऐसा नहीं लगा, उनको लगा इससे तो टैक्स लेना है अपने को, तो इनकम टैक्स से मुझे नोटिस आ गया कि आपको टैक्स बनता है, आके समझाओ कि आपको क्यों नहीं बनता है टैक्स, और वो केस चल रहा है इनकम टैक्स में। माय केस इज गोइंग ऑन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। अब मेरे द्वारा कोई अमाउंट पेएबल तो नहीं है, कैटेगरी ए में मैं नहीं आ रहा हूं, मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरे द्वारा कोई अमाउंट पेएबल नहीं है, तो आई एम नॉट कवर्ड इन ए बट आई एम कवर्ड इन बी, बिकॉज अंडर क्लॉज बी इट इज रिटर्न कि अगर कोई व्यक्ति के ऊपर कोई केस चल रहा है इनकम टैक्स में तो उसे भी असेसी कहा जाएगा, दैट इज बी क्लॉज, राइट। ये हो गया बी। सी पॉइंट, अब ये जो क्लॉज है सी, ये क्लॉज में एक वर्ड लिखा है, बस उसको बोल के छोड़ देता हूं फिर समझाता हूं। सी में लिखा हुआ है एनी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन असेसी, ऐसा व्यक्ति जिसको असेसी मान लिया गया है, इनकम मान लिया गया। अभी ये क्या होता है उसको पढ़ते हैं। और फिर डी पॉइंट आता है एनी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी असेसी इन डिफॉल्ट, ऐसा मान लिया गया है कि ये असेसी इन डिफॉल्ट है, इन डिफॉल्ट है तो वो भी असेसी है। तो असेसी में 4 पॉइंट है, ऐसा व्यक्ति जिसको कोई टैक्स बनता है या कोई भी इंटरेस्ट वगैरह कुछ बनता है, पहला पॉइंट। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जिस पे कोई कार्रवाई चल रही है इनकम टैक्स में। तीसरा पॉइंट, ऐसा व्यक्ति जिस पर जिसको असेसी मान लिया गया है। और चौथा पॉइंट, ऐसा व्यक्ति जिसको असेसी इन डिफॉल्ट मान। ये 4 पॉइंट है। अब तीसरा पॉइंट जो है, ऐसा व्यक्ति जिसको असेसी मान लिया गया है, दैट इज जे, पॉइंट नंबर जे राइट नाउ, रिप्रेजेंटेटिव असेसी। रिप्रेजेंटेटिव असेसी को हम डीम्ड असेसी भी कहते हैं। और पॉइंट डी जो है, ऐसा व्यक्ति जिसको असेसी इन डिफॉल्ट मान लिया गया है, तो उसका जो रेलेवेंट पॉइंट है वो है पॉइंट के अपने नोट्स का, जिसमें बताया है व्हाट इज असेसी इन डिफॉल्ट कंसेप्ट, उस कंसेप्ट को समझाएगा। तो पहले मैं चलता हूं पॉइंट नंबर जे पर, रिप्रेजेंटेटिव असेसी ऑल्सो कॉल्ड एज डीम्ड असेसी। अब देखो, डीम्ड मतलब कानून में मान लिया गया, डीम्ड मतलब एक प्रिजम्पशन है, एक लीगल फिक्शन है, कल्पना की उन्होंने कि ये भी असेसी है, दे हैव डन अ प्रिजम्पशन। अब उन्होंने एक सेक्शन का यहां रेफरेंस किया है, सेक्शन 160,
सेक्शन नंबर अभी तक के डिस्कशन में कोई खास ऐसे याद रखने लायक नहीं थे, तो मैंने बताए नहीं। अभी आगे बात आएगी, आई विल ट्राई टू टॉक अबाउट इट कि कौन से सेक्शन नंबर याद रखने। अब यहाँ ऐसे रेफरेंस दिया अंडर सेक्शन 160 फॉलोइंग आर रिप्रेजेंटेटिव असेसीज, इनको रिप्रेजेंटेटिव असेसी माना जाता है, मतलब इनकम टैक्स में दे आर डीम्ड टू बी असेसी। पहला है डेड पर्सन के केस में लीगल हेयर को डीम्ड असेसी माना जाता है। कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट नहीं समझोगे तो बात क्लियर नहीं होगी, कंसेप्ट समझो। नाउ देयर वाज सम पर्सन से मिस्टर एक्स, देयर वाज अ पर्सन एक्स नाम था उनका, और फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 के बीच में उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया, और इससे पहले कि वो टैक्स भर पाते वो दुनिया से चले गए, मिस्टर एक्स की डेथ हो गई। अब वो तो है नहीं, इनकम टैक्स से अधिकारी आए और इनकम टैक्स से अधिकारी ने आके कहा मिस्टर एक्स की डेथ हो गई, उनके घर में जो लोग हैं के लीगल हेयर्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव से मिस्टर वाई, तो मिस्टर एक्स उनकी डेथ हो चुकी है और उनकी डेथ के बाद उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है मिस्टर वाई। मिस्टर वाई से असेसिंग ऑफिसर ने कहा कि मिस्टर एक्स ने पैसा कमाया था, उस पर इनकम टैक्स दो। मिस्टर वाई का कहना है कि इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, जिसने कमाया वो देगा, एक्स ने कमाया था ना, एक्स से लो। तो इन्होंने कहा वो कहाँ है, ने कहा वो तो गए, वहीं जाके लेके आओ, ठीक है, जहां गए वहीं से लेके आओ, मुझसे मत मांगो, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स है ये, तो जिसने कमाया वो टैक्स देता है, आई विल नॉट गिव द टैक्स। अभी ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, पैसा कमाओ एंड बाय द वे किसी की डेथ हो गई तो उससे टैक्स कैसे वसूला जाएगा, दैट वाज अ क्वेश्चन। तो उसके लिए कानून में व्यवस्था की गई, उनको पता था ऐसी सिचुएशंस आती हैं, तो उन्होंने लिखा इनकम टैक्स एक्ट में कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके जो लीगल हेयर हैं उन्हें असेसी मान लिया जाए। मिस्टर एक्स की डेथ हो गई, अब उनकी डेथ के बाद मिस्टर वाई जो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उन्हें मिस्टर एक्स के लिए असेसी मान लिया जाए। तो मिस्टर वाई को टेक्निकली 2 लोगों का टैक्स भरना पड़ेगा, समझो। मिस्टर वाई खुद इंडिविजुअल है तो खुद का तो टैक्स भरना ही पड़ेगा उनको, मिस्टर वाई खुद इनकम कमा रहे हैं, उस पर तो खुद टैक्स देंगे, डायरेक्ट टैक्स। प्लस मिस्टर वाई एज अ लीगल हेयर ऑफ मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई इज अ लीगल हेयर ऑफ मिस्टर एक्स, तो उन्हें इन द कैपेसिटी ऑफ अ लीगल हेयर एक्स का टैक्स भरना पड़ेगा। तो मिस्टर वाई को अब 2 लोगों का टैक्स भरना है, दैट इज द कंसेप्ट। द फिलॉसफी इज सिंपल कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल हेयर को उसका टैक्स भरने की ऑब्लिगेशन आती है। ऐसे ही यहां पर दूसरा पॉइंट दिया हुआ है नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट के केस में उसके एजेंट को टैक्स भरने की ऑब्लिगेशन आती है। तो अभी समझो कि कोई ने पैसा कमाया, वो पैसा कमा के मिस्टर विजय माल्या बन गया, वो इंडिया से चला गया, अभी ऐसे लोग चले गए कुछ, तो मिस्टर विजय माल्या हु लेफ्ट इंडिया, नाउ ही इज अ नॉन रेसिडेंट एंड वी डोंट नो वेयर ही इज। उनको बहुत सालों तक तो ढूंढा गया है कहाँ, फिर कहीं मिल भी गए तो उनने कहा मैं तो नहीं आऊंगा, इंडिया से बहुत सारे लेटर भेजे कि आ जाओ प्लीज आ जाओ, वो नहीं आए। अब वो नॉन रेसिडेंट इंडिया के बाहर हैं, नॉन रेसिडेंट हैं। नॉन रेसिडेंट क्या होता है, तो होता है कुछ, अपन उसका एक चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अपने यहाँ कोई भी बात आएगी, आप पूछोगे ये क्या है, तो मैं बोलूंगा उसका एक चैप्टर है उसमें। अपने सब्जेक्ट में बहुत चैप्टर होते हैं, इनकम टैक्स में टोटल 50-60 चैप्टर है, इंटर में 20 है, बाकी वैसे 60 चैप्टर होंगे इनकम टैक्स में, बहुत चैप्टर है। कोई भी बात आए उसका एक चैप्टर है, खत्म बात, ठीक है। तो नॉन रेसिडेंट क्या होता है, उसका एक चैप्टर है, पढ़ेंगे, खत्म हो गई बात। अब मिस्टर विजय माल्या बन गए नॉन रेसिडेंट, भारत के बाहर रहते हैं वो, उनसे इनकम टैक्स कैसे वसूला जाए, वो तो इंडिया के बाहर है। तो उन्होंने इनकम टैक्स में कहा कि नॉन रेसिडेंट अगर कोई बन गया है तो इंडिया में उनका एक एजेंट अपॉइंट किया जाए, जिससे शायद उनकी कोई बिजनेस डीलिंग होगी या कोई उनके रिलेटिव हो सकते हैं, ऐसा कुछ होगा। तो इंडिया में मान लीजिए उनके कोई बिजनेस पार्टनर है,
अब हम कहेंगे कि उनके जो बिजनेस पार्टनर हैं उनके ऊपर लाइबिलिटी आएगी एज अ रिप्रेजेंटेटिव असेसी. ही विल बी ट्रीटेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव असेसी फॉर द नॉन रेसिडेंट. तो अपने एग्जाम्पल में से मिस्टर पी इज द पार्टनर ऑफ विजय माल्या. तो मिस्टर पी को अब दो लोगों का टैक्स भरना है. मिस्टर पी इंडिविजुअल जो खुद कमा रहे हैं उस पर तो खुद को टैक्स देना ही है. मिस्टर पी इंडिविजुअल जो कमा रहे हैं उस पर खुद को तो टैक्स देना ही है. साथ में वो नॉन रेसिडेंट के लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो ही हैज टू पे द टैक्स. पी एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नॉन रेसिडेंट. नॉन रेसिडेंट का टैक्स भी भरने की उनके ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाएगी एज एन एजेंट ऑफ द नॉन रेसिडेंट. ये कुछ केसेस दिए हैं कानून में, अपन उसको देख रहे हैं. ऐसे दिया हुआ है माइनर लुनाटिक इडियट, इनका टैक्स कौन भरेगा? तो उनके जो गार्जियन है वो उनका टैक्स भरेंगे. थिंक अबाउट इट. अपन ने पिछली बार भी कहा था कि पर्सन्स पे इनकम टैक्स लगता है और पर्सन्स में इंडिविजुअल आते हैं. इंडिविजुअल में माइनर और मेजर सब आ जाते हैं. मेजर्स पर भी इनकम टैक्स लगता है, माइनर्स पर भी इनकम टैक्स लगता है. तो अभी कोई छोटा बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है और वो कोई बेबी ऑयल के या पैम्पर्स के ऐड में आ गया. अब वो छोटा सा बच्चा, इनकम टैक्स तो उसको पता ही नहीं, पर वहां पर उसको ऐड करने के लिए 5 लाख 10 लाख रुपए मिल गए. राइट नाउ अब उसका टैक्स कौन भरेगा? वो बच्चा तो भर नहीं सकता इनकम टैक्स. तो उसका टैक्स बेसिकली उसके गार्जियंस भरेंगे. उसके पेरेंट्स हो सकते हैं या उसके केयर टेकर जो भी हैं वो हो सकते हैं, तो उनको टैक्स भरना पड़ेगा. तो से माइनर चाइल्ड है कोई, उस माइनर के से फादर को दो लोगों का टैक्स भरना है. एक तो खुद वो जो इनकम कमा रहे हैं उनका तो टैक्स भरना ही है, और एक माइनर का भी टैक्स भरना है एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव. तो उनको दो लोगों का इनकम टैक्स. ऐसे ही मान लो कोई लुनाटिक इडियट पागल हो गया कोई, उसका इनकम टैक्स कौन भरेगा? ठीक है, कोई को लॉटरी खुल गई 10 करोड़ की, अखबार में देखा लॉटरी का अपना प्राइस खुला है 10 करोड़ का, पागल हो गया, सड़कों पे भाग रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, इधर उधर भाग रहा है. अब इनकम टैक्स वाले गए उससे टैक्स वसूलने, पत्थर फेंकना चालू कर दिया उसने. तो कहना मैं क्यों दूं टैक्स, मैं तो नहीं दूंगा. अब वो बेचारा कौन कैसे देगा टैक्स? ही इज क्रेजी नाउ. उसका टैक्स कौन भरेगा? तो उसका टैक्स उसके जो भी केयर टेकर गार्जियन है वो उसका टैक्स भरेंगे. उनको खुद का भी टैक्स भरना है और उस राइट लुनाटिक इडियट का भी टैक्स भरना है. दैट इज द पॉइंट विच इज देयर. एंड ट्रस्ट का टैक्स कौन भरेगा? ट्रस्ट का टैक्स भरेगा उसके ट्रस्टी. तो जो भी ट्रस्ट है उसके ट्रस्टी टैक्स भरेंगे. ट्रस्टी आर दी रिप्रेजेंटेटिव एसएससी. ट्रस्टी को दो लोगों का टैक्स भरना है, खुद का तो टैक्स भरना ही है और साथ ही साथ उनको जो टैक्स भरना है वो भरना है ऑफ द ट्रस्ट. ही इज द रिप्रेजेंटेटिव एसएससी फॉर द ट्रस्ट. तो ट्रस्टी को खुद का भी टैक्स भरना है प्लस एज अ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी ऑफ द ट्रस्ट वो ट्रस्ट का भी टैक्स भरने की ऑब्लिगेशन. ऐसे कुछ लिखा हुआ है कानून में, वो अपन ने कह लिया. उसमें मतलब अब ज्यादा ऐसा कुछ कहने लायक बात और है नहीं. ये है डीम्ड असेसी. इन्हें असेसी मान लिया जाए. दैट इज द डेफिनेशन, डीम्ड असेसी. somebody has asked it online कि सर वो कोई पेट होता है तो उसके जो ओनर है उनको टैक्स भरना पड़ेगा. एक डॉग है और अच्छा ट्रेंड है वो, और वो डॉग इनकम कमाता है, उसके पेट शोज होते हैं और उससे इनकम कमाता है, तो क्या उसका टैक्स उसके केयर टेकर ओनर भरेंगे क्या? तो मेरा ये आंसर है कि देखो इनकम टैक्स में जो 7 कैटेगरी ऑफ पर्संस हैं उसमें पेट्स और एनिमल्स तो पर्संस है नहीं. 7 कैटेगरी में कोई भी कैटेगरी में पेट्स तो आए नहीं, तो इनकम टैक्स में हम उनको अलग पर्सन नहीं मानते. तो अल्टीमेटली अगर पेट को कोई इनकम हो रही है तो पेट की इनकम है ही नहीं, वो इनकम तो उसके ओनर की ही है. देयर इज नो कंसेप्ट लाइक एंटरटेनमेंट की साहब सारी संपत्ति उसके नाम पे हो गई और वो पैसा कमाएगा. ऐसा कंसेप्ट इनकम टैक्स में इंडिया में तो नहीं होता है. तो इन इन अवर कंट्री व्हाट वी कैन सिंपली से इज कि जो भी ओनर है वही पर्सन है और उनको इनकम टैक्स लगेगा. ठीक है, ये क्वेश्चन था, उसका जवाब दे रहा हूं मैं. दैट इज इट. और कुछ और somebody having a query on this? गार्जियन कैसे डिटरमाइन करेंगे? सबूतों, गवाहों
और बयानों के आधार पर तय किया जाएगा कि इस व्यक्ति का गार्जियन कौन है। देखो उसका कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं, इट डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। मतलब ये मैं आपको जवाब इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ऐसे बहुत सारे इश्यूज आगे आने वाले, बहुत सारे, कि साहब ये कैसे तय होगा। जैसे आपका थोड़ी देर पहले somebody asked, सर ये कैसे पता चलेगा कि उसने कितना कमाया, ये कैसे पता चलेगा कि उसका गार्जियन कौन है। फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस, उसका कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं। मतलब मैं ऐसा कहूंगा कि मान लो इनकम टैक्स से उन्होंने कह दिया कि मिस्टर एक्स के गार्जियन है वाई, वाई का कहना मैं नहीं हूं इसका गार्जियन, तो झगड़ा चलेगा कोर्ट में, और कोर्ट में केस जाएगा, अदालत में दोनों पक्ष आर्ग्यूमेंट करेंगे। अपन ने पिक्चरों में दिखाया जैसा, एक तरफ के वकील खड़े हो जाएंगे, जोर जोर से चिल्ला के कहेंगे ये नहीं है साहब गार्जियन, और दूसरा कहेगा मेरा मुवक्किल गार्जियन है, ऐसे ऐसे सब वो चलेगा। और वो सब आर्ग्यूमेंट होने के बाद जज साहब क्या कहेंगे, तमाम सबूतों, गवाहों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस फैसले पर पहुंची है। तो most of the things in the real life are dependent on facts and circumstances of each case. There is no standard answer. आप कहोगे कि गार्जियन को कोई बेनिफिट नहीं मिला, वो क्यों लेगा लाइबिलिटी। तो अभी जिसे लॉटरी खुली और वो पागल हो गया, उसका पैसा किसके पास है, उसके पास तो है नहीं, वो तो पागल हो गया है, वो क्या करेगा पैसे का। उसका कोई तो ध्यान रख रहा होगा, जो ध्यान रख रहा है टैक्स भरना पड़ेगा, उसी में से देगा जो इनकम है, बट he has to pay the tax and the answer is subjective. उसका आंसर स्टैंडर्ड नहीं हो सकता है कि जैसे मैंने कहा चाइल्ड के फादर ही गार्जियन होंगे, ऐसा नहीं स्टैंडर्ड है, डिपेंड्स, इट्स वेरी सब्जेक्टिव। और मैं आपको ये ऐसा ऐसा घुमावदार जवाब क्यों दिया, क्योंकि ये बहुत बार सवाल आने वाला है कि साहब ये कैसे तय होगा। उसका एक स्टैंडर्ड आंसर है, सबूतों, गवाहों और बयानों के आधार पर, दैट इज द स्टैंडर्ड आंसर अक्रॉस द लॉ। हाँ जी, अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई तो उसके लीगल हेयर कौन होते हैं, जिनको उनकी प्रॉपर्टी इन, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि किसी को भी अपॉइंट कर सकते, जिसको प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई वो लीगल हेयर है। जनरली परिवार के ही लोग होते हैं जनरली। देन समबडी इज आस्किंग इट कि सर अगर माइनर के कोई पेरेंट्स नहीं हैं तो उसका गार्जियन कौन होगा। मेरा अगेन आंसर आप ही वाला है, सबूतों, गवाहों और बयानों के आधार पर तय किया जाएगा। एक्चुअली कोर्ट तय करती है ऐसे केस में, द चाइल्ड हैज टू गो टू सम कोर्ट एंड देयर राइट, जुवेनाइल कोर्ट होती है, वहां पर उसको कोई केयर टेकर अपॉइंट हो जाएंगे। इनकम टैक्स में उसका सबका कोई जवाब नहीं है, ये तो इट्स अ मैटर ऑफ अदर लॉ एंड कॉमन लॉ। पार्ट टाइम लुनाटिक, कभी कभी पागल हो जाता है, ऐसे तो अपने को मतलब 90% लोग ऐसे ही लगते हैं, वो पागल नहीं है। पागल वो है जो सही में मतलब जिसको डिक्लेयर कर दिया है डॉक्टर्स ने, वो है। बाकी अपने को तो बहुत सारे लोग लगते हैं ऐसे कि ये तो पागल ही है, ये तो मतलब ये तो वो लुनाटिक नहीं है। लुनाटिक इज अ पर्सन हु इज एक्चुअली लुनाटिक इन द आईज ऑफ द लॉ। फ्रॉम ऑनलाइन वन ऑफलाइन, दैट इज व्हाट आई विल ट्राई। सर अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई तो उसके लीगल हेयर्स कितने साल तक टैक्स पे करेंगे। डेथ के पहले की सारी इनकम का टैक्स पे करेंगे बेटा। एक्चुअली ये मतलब थोड़ा सा सब्जेक्ट मैटर है, उसका एक अलग चैप्टर है। तो लीगल हेयर कौन होता है, कैसे कितने साल तक टैक्स होता है, तो उसमें अपन छोड़ देते हैं। डेथ के पहले की सारी इनकम पे लीगल हेयर टैक्स पे करेंगे। डेथ के बाद की जो इनकम होती है उस पर क्योंकि प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाता है डेथ के बाद, तो बंटवारा होने के बाद जिसको जो प्रॉपर्टी मिली वो उस पर टैक्स पे करेगा। पिताजी की मृत्यु हुई, मृत्यु के पहले की जो इनकम थी, पिताजी टैक्स नहीं भर पाए तो बच्चे टैक्स देंगे पहले की इनकम। और मृत्यु के बाद संपत्ति का बंटवारा हो गया बच्चों में, एक मकान बड़े बेटे को मिल गया, एक बेटी को मिल गया, तो जिसको जो मकान मिला अब वो उस पर टैक्स देगा, आगे से भविष्य में जो इनकम कमाई जाएगी। ऐसा होता है बेटा कुछ। तो राइट, वी आर लिविंग इट दैट। यस, सेम क्वेश्चन। तो वन मोर ऑनलाइन देन। सर पेंशन पर टैक्स लगता है क्या, पता नहीं। अभी देखो अपन ने सिर्फ ये पढ़ा कि पर्सन कौन होते हैं, पर्सन इनकम कमाते हैं तो इनकम टैक्स लगता है। तो पेंशन क्या इनकम होती है, मेरे को नहीं पता, पढ़ के आऊंगा बताऊंगा मैं पक्का।
अभी नहीं पता। हाँ जी, ऐसी कोई इनकम नहीं है जो एग्जम्प्ट हो, उसका एक चैप्टर है, एग्जम्प्ट इनकम पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर इनकम, उसके अलावा चैप्टर है पूरा, 80-90 इनकम है एग्जम्प्ट। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल हेयर को उसका टैक्स पे करना है, मैंने बोला हाँ। जो असेट सक्सीड हुई है वो इनसफिशिएंट है तो टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, नहीं भरना पड़ेगा। जैसे मान लो मुझे इनहेरिटेंस में 10 लाख रुपए मिले, पर जिसके प्रॉपर्टी मिली उसका टैक्स 15 लाख बनता है, तो माय लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड टू 10 lakhs टू द एक्सटेंट ऑफ असेट्स इनहेरिटेड। ये शायद आपने कहीं पढ़ा होगा दूसरे सब्जेक्ट्स में भी, कोई प्रिंसिपल है गोल्डन रूल इनहेरिटेंस का, कि इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ the tax is or any liability is limited to the extent of property inherited. वन ऑनलाइन, सर जो आर्टिकलशिप में पैसा मिलेगा उस पर भी इनकम टैक्स लगेगा क्या? मैं बताऊंगा, उसका चैप्टर है, उसमें बात करेंगे। चलो बात करेंगे बेटा, बिल्कुल बात करेंगे। या somebody was asking, जैसा लीगल हेयर के केस में है, जैसे लीगल हेयर के केस में कि एसेट इनहेरिट हुआ 5 लाख तो 5 लाख तक ही टैक्स लगेगा, ऐसा लुनैटिक में भी होगा, उसमें भी होगा। या उसमें ऐसा नहीं होगा तो अपन ये कह सकते हैं कि मैंने अगर उसके बिहाफ पे 5 लाख भर दिए तो आई हैव अ राइट टू रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम हिम। थिंक अबाउट इट, दैट इज द लॉ ऑफ एजेंसी। आई एम एन एजेंट फॉर हिम, टैक्स तो उसका है, मैं उसका एजेंट हूं, तो अगर उसके बिहाफ पे मैं कोई टैक्स भर रहा हूं तो मेरी राइट है कि मैं उससे वसूल सकूं आगे। इट इज सिंपली एजेंसी। अल्टीमेटली टैक्स किसका है? ओरिजिनल पर्सन का। मैं तो उसके बिहाफ पे भर रहा हूँ, नॉन रेसिडेंट का एजेंट हूँ, तो मैं तो नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे भर रहा हूँ, तो मेरा राइट है कि मैं उससे पैसा वसूल सकूं एजेंसी के कंसेप्ट पर। ठीक है, चलो अभी ये हो गया। अब क्वेरीज और हो सकती है कि सर इस इनकम पे टैक्स लगेगा क्या, उस पे लगेगा क्या? इनकम का कंसेप्ट मैंने बताया ही नहीं, तो उसको मैं एड्रेस करने से कोई मतलब नहीं है कि सर XYZ इनकम पे टैक्स लगेगा क्या, और समथिंग लाइक दैट। यू हैव द आंसर। गिफ्ट पे कितने परसेंट टैक्स लगता है? द आंसर इज, उसका एक चैप्टर है। अभी तो इनकम टैक्स अपन ने चालू भी नहीं किया है, अभी वी हैव नॉट स्टार्टेड विथ इनकम टैक्स टेक्निकली, वी विल स्टार्ट इट। अब देखो, असेसी में 4 चीजें थी, 5 मिनट और सुन लो, मैक्सिमम 5 मिनट, 2 से 5 मिनट, we will do away with it. Although we started late, 2 times our mic had an issue, still I'll close it early. बस 2 से 5 मिनट सुन लो, बात खत्म कर रहे हैं, अपना पर्सन का कंसेप्ट खत्म कर लो आज, फिर उसके बाद कल पढ़ेंगे इनकम का कंसेप्ट। अभी अपन ने असेसी शब्द की डेफिनेशन में 4 पॉइंट्स पढ़े, आपके सामने हैं। असेसी मतलब वो व्यक्ति जिस पर कोई टैक्स या इंटरेस्ट वगैरह ड्यू है, या असेसी मतलब वो व्यक्ति जिसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है इनकम टैक्स में, या असेसी मतलब डीम्ड असेसी। ये सब मैंने बता दिया। अब जो डी पॉइंट है यहां पर, डी पॉइंट, दैट इज अ पर्सन हु इज डीम्ड टू बी असेसी इन डिफॉल्ट। ये जो डी पॉइंट है, डीम्ड टू बी असेसी इन डिफॉल्ट, ये मैं आपको समझाता हूं, इसको समझो। बहुत सिंपल बात है, इसकी कोई डेफिनेशन और कोई ऐसा लिखित कुछ नहीं है, उसको मैंने नोट्स में के पॉइंट में थोड़ा सा समराइज कर दिया है। बेसिकली व्हाट हैपेंस अंडर द इनकम टैक्स, अ पर्सन हैज टू डू लॉट ऑफ कंप्लायंसेस। उनको बहुत सारे कंप्लायंस करने पड़ते हैं। आपको एक तारीख तक टैक्स भरना है, मान लो उन्होंने कह दिया कि 15 तारीख तक आपको टैक्स भरना है, तो 15 तारीख तक टैक्स भरना है। अगर हमने 15 तारीख तक टैक्स नहीं भरा तो हम इन डिफॉल्ट हो जाएंगे। हमने डिफॉल्ट कर दिया बेसिकली, बिकॉज हमने वो कंप्लायंस नहीं किया। उन्होंने कानून में कह दिया कि आपको एक तारीख तक इनकम टैक्स में हिसाब देना है। हिसाब को अपन इंग्लिश में कहते हैं, इनकम टैक्स में कहते हैं रिटर्न। तो आपको इनकम टैक्स में हिसाब देना था, रिटर्न देना था।
एक तारीख तय कर दी, इस तारीख तक आपको हिसाब देना है। तो अगर आपने उस तारीख तक हिसाब दे दिया, उस तारीख तक रिटर्न दे दिया, वेल एंड गुड। पर अगर आपने उस तारीख तक रिटर्न नहीं भरा, यू आर इन डिफॉल्ट। आपने डिफॉल्ट कर दिया, आपको रिटर्न भरना था, आपने नहीं भरा, so you have done a default. So in income tax you will be treated as assessee in default. This is the name which will be given to you. आपको इनकम टैक्स में टीडीएस काटना था। टीडीएस क्या होता है अपने को बहुत प्रिसाइजली तो नहीं पता, पर हाँ टीडीएस होता है, और इनकम टैक्स में आपको टीडीएस काटना था। अब अपन ने टीडीएस नहीं काटा, कानून कहता है कि हमको टीडीएस काटना था, पर हमने टीडीएस नहीं काटा, तो वी आर इन default and we will be treated as assessee in default. That is it. यहां भी कुछ एग्जांपल दी, थोड़ा सा हाईफाई है यहाँ का एग्जांपल, कि उन्होंने कह दिया कि आपको एक सेक्शन का रेफरेंस दे दिया 156, कोई होता है पता नहीं अभी, उस सेक्शन में आपको कोई डिमांड भरनी थी, टैक्स का डिमांड आ गई वहां से कि इतना पैसा भरो, अपने को वो पैसा भरना था और अपन ने पैसा नहीं भरा, तो वी आर इन डिफॉल्ट एंड वी विल बी ट्रीटेड एज असेसी इन डिफॉल्ट। बेसिकली कोई भी कंप्लायंस अपने को करना था, अपन ने नहीं किया, तो हमें कहा जाएगा असेसी इन डिफॉल्ट। एंड इफ आई एम एन असेसी इन डिफॉल्ट, आई एम कवर्ड इन डी क्लॉज, एंड अ पर्सन हु इज डीम्ड टू बी असेसी इन डिफॉल्ट, डी क्लॉज मेरे ऊपर लग जाएगा, पर्सन डीम्ड टू बी असेसी इन डिफॉल्ट। तो ये है सिंपली डी क्लॉज। इसके साथ पर्सन और असेसी का कंसेप्ट खत्म होता है। पर पर्सन होना सफिशिएंट नहीं है इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में पर्सन शुड अर्न इनकम ऑल्सो, देन ओनली यू आर लायबल फॉर टैक्स। सो व्हाट इज इनकम, टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टडी, वी विल टॉक अबाउट इट। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।